Hello all. So I am Dr. Archita this side and today we are going to continue the topic of hair fall. तो जैसे कि हमने पिछली वाली वीडियो में ये जाना कि हेयर फॉल को हम होम्योपैथिकली मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि हेयर फॉल नॉर्मल कब कहा जाता है और अब नॉर्मल कब कहा जाता है। तो बिल्कुल ये भी मुमकिन है कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो भी आपका जो हेयर फॉल है वो स्टिल नॉर्मल कैटेगरी में आइडेंटिफाई हो रहा है, अब नॉर्मल कैटेगरी में फिर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा कब होता है? जब हमारे 30 से 40 स्ट्रैंड्स ऑफ बाल पर डे गिर रहे हैं या 50 से 100 पर डे गिर रहे हैं तो वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है, एंड एनीथिंग अबव 100 स्ट्रैंड्स पर डे वो क्वालिफाई होगा अब नॉर्मल की कैटेगरी में, राइट? तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप हेयर फॉल की कंप्लेन कर रहे हैं, आप एक दिन में देख रहे हैं आपके 100 से ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, then you can call it as an abnormal hair fall कि हाँ अब मुझे वाकई में ही कुछ दिक्कत हो रही है या फिर मेरे को हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, राइट? तो अब ये नॉर्मल हेयर फॉल हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि जो हमारा एक हेयर फॉलिकल होता है, इट पासेस थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ हेयर ग्रोथ। तो फर्स्ट स्टेज होता है एनाजिन, कैटाजिन, टीलोजिन और एक्सोजिन। तो हर एक स्टेज सिग्निफाई करता है कि उसकी ग्रोथ वहां पर कैसे हो रही है। पहले फेज में बाल ग्रो हो रहा है, एनाजिन में बाल जड़ से निकल के ग्रोथ फेज में है कि आप जब भी आप कुछ खा रहे हो या आपके या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं या सीजनल चेंजेस हैं, वो किस तरीके से आपके बालों को अफेक्ट करें, या कोई डिजीज आपको है तो आप उसके लिए क्या ट्रीटमेंट ले रहे हो, उसके लिए क्या दवाइयां ले रहे हो जो वो बालों को अफेक्ट करें। ऐसी भी कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि बालों को उस फेज में अफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से वो ग्रोथ फेज रुक जाता है। कुछ ऐसे सीजनल वेरिएशंस हो जाते हैं, कुछ ऐसे एनवायरमेंटल वेरिएशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर ग्रोथ रुक जाता है। देन नेक्स्ट फेज कौन सा आता है? कैटाजिन फेज। जब हमारे बालों को ये पता चल जाता है हेयर फॉलिकल को कि अब ग्रोथ फेज बंद हो चुका है, अब उसका ग्रोथ फेज जब बंद हो गया है तो वो सेकेंड फेज में एंटर कर चुका है। फिर उसका थर्ड फेज कौन सा आएगा? अब ग्रोथ फेज खत्म हो चुका है तो अब वो अपना निकलने की तैयारी करेगा, क्योंकि नीचे से नई जड़ फूट रही होगी, न्यू हेयर फॉलिकल या न्यू रूट बड आ रही होगी, तो वो ऊपर वाला बाल जो है वो निकलने की कोशिश करेगा। तो इन द मीनवेल क्या होगा, उसका हेयर फॉलिकल या जो हेयर बड है वो बहुत श्रिंक हो जाएगा और वो डर्मिस से या स्किन की अपर लेयर से निकल जाएगा, वो ऊपर की तरफ पुश हो जाएगा। होता क्या है कि हमारे बालों में अराउंड 5 to 7% ऑफ द हेयर आर इन दिस फेज, मतलब जिनकी रूट स्टॉप हो चुकी है और अब वो निकलने के लिए तैयार हैं, ऐसे फेज में होते हैं, तो तब हमारा हेयर फॉल होता है। तो इसलिए तब उसमें से जो 5 to 8% हेयर हैं, जो कि आप मान लीजिए 10,000 के करीब अगर आपके बाल उस फेज में हैं, तो उसका 1% झड़ता है। तो 1% कितना हुआ? 100 स्ट्रैंड्स, तो वो झड़ता है। तो दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। जब कुछ फीमेल्स होती हैं वो कंप्लेन करती हैं कि व्हेनेवर आई शैम्पू या फिर जब भी मैं कोम्ब करती हूँ तब मुझे ज्यादा हेयर फॉल होता है, तो वो हेयर फॉल तब ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि जब हम शैम्पू करते हैं, हम अपनी स्कैल्प को स्क्रब करते हैं, तब हमारे स्कैल्प के स्क्रब करने से, क्लेंजिंग से वो जो बाल लूज हो चुके होते हैं, जो निकलने के फेज में है, वो निकल जाते हैं। एंड मोस्टली फीमेल हेयर टाई करके रखती हैं, तो उस टाइम टाई होने की वजह से तब तो नहीं गिर पाते, लेकिन जब आप कोम करते हो या शैम्पू करते हो तब आपके बाल गिरते हैं। तो दैट इज द रीजन। अनदर थिंग इज कि कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ सोशल फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है। स्ट्रेस कैन इमीडिएटली आपके बाल को फेज 1 से फेज 3 में लेकर आ सकता है। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस जो कि हमारी हेयर फॉल को, हेयर ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करता है। इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है, जो कि आजकल वन ऑफ द मेजर रीजंस है इन आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो डू मैनेज स्ट्रेस इफेक्टिवली। देन हमारे पास एक्सोजिन फेज आता है, जिसमें कि बाल जो है, जो नीचे से नया बड आया है, वो ग्रोथ करने की कोशिश करता है और वो डर्मिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो देन वो हमारी हेयर साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जितने भी हमारे बाल जो झड़ रहे हैं, उनका जो नीचे वाला रूट है वो तैयार हो चुका है, डेवलप्ड हो चुका है वो रीग्रोथ के लिए।
तो इसका मतलब हमारे बाल आ रहे हैं, हेयर फॉल हो भी रहा है तो हेयर वापस रीग्रो भी होंगे, बट ऑफ कोर्स आपको वो दिखने में 4 to 6 months लगेंगे। इसीलिए वेन एवर यू टेक एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इट विल टेक अराउंड 4 to 6 months फॉर यू टू नोटिस अ डिफरेंस और अ चेंज। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप फर्स्ट वॉश, सेकेंड वॉश या फर्स्ट वीक में कह सको कि मेरे बाल इससे रुक गए हैं या मेरे बाल इससे बढ़ गए हैं। ये आप किसी के लिए कमेंट नहीं कर सकते। बालों की साइकिल जैसा कि आप जान चुके हैं, तो 4 से 6 महीना आपको रिजल्ट देखने में लग जाता है। यहाँ पर होम्योपैथी का ये रोल है कि जैसे कि जो हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस है, डिजीज है, या हमारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हैं, या फिर हमें किसी भी टाइप का कोई हम मेडिकेशंस ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उसको होम्योपैथी बहुत इफेक्टिवली मैनेज करेगा। हम आपके उस रूट कॉज को इवेल्युएट करके आपके लिए इंडिविजुअल ऐसी एक मेडिसिन देंगे जिसकी वजह से कि आपका हेयर फॉल रुक सके। उसके अलावा वी हैव फ्यू मेडिकेशंस जो कि आप इफेक्टिवली अपने हेयर फॉल के लिए यूज कर सकते हो विदाउट इवन नोइंग द रीजन। तो जैसे कि कालीफॉस हो गया, या हम कहते हैं कि जेबुरेंडी जो एक टिंचर होता है, मदर टिंचर होम्योपैथी में, उसको जब हम ऑयल में डाल के यूज करते हैं तो उससे हमारा जो हेयर फॉल है वो काफी कम हो जाता है। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें और अपने होम्योपैथ्स की सलाह, एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर की सलाह सही टाइम पे लें, तो हम अपने हेयर फॉल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट और उसको काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। सो दिस विल बी ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।